हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, कि जब एक टाइप का क्रॉप मतलब कि जब एक ज़मीन पे बहुत सारे टाइप्स के क्रॉप्स डाले जाए एक समय पे, मतलब एक साल में, तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे क्वेश्चन पूछना है कि सुनिए, ज़मीन एक है, ठीक है, काम उस पर बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्या वो ज़मीन को सस्टेन करेगी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस चैप्टर में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping। तो हमने एक तरीका जाना कि एक ही ज़मीन पे कैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, the another way is to use the modern farming techniques for the higher yields। higher yields मतलब होता है, yield मतलब होता है उगाना। ठीक है, या ज़्यादा अनाज हमें मिले। ठीक है, तो अब एक तरीका हमें मल्टीपल फार्मिंग पता चला, दूसरा जो है वो है मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, अब ये मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है? वो होता है जैसे कि देखिए, ये मॉडर्न फार्मिंग है, हम क्या पेस्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के मेथड्स अलग अलग, जैसे पंप सेट्स लगा सकते हैं, डैम्स लगा सकते हैं, कैनल्स, वी कैन यूज़ डीजल्स, फार्म मशीनरीज, और एच वाई वी सीड्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से crop produced on a given piece of land during a single season। ठीक है, till the mid of 1960s the seeds used in the cultivation were traditionally ones with a relatively low yields। तो फ्रेंड्स, जो बीजें कल्टिवेशंस के लिए यूज़ होती थी 1960s के मिड में, ठीक है, मतलब उस टाइम पे जो सीड्स यूज़ होती थी, ठीक है, वो बहुत ट्रेडिशनली होती थी, मतलब कि बहुत उससे लो अनाज हमें मिलता था। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल सीड्स जो है उसको उनमें पानी कम डालना होता है। ठीक है, फार्मर यूज काउ डंग्स एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब मैन्योर क्या होता है? मैन्योर होता है खाद, ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल्स टाइप से बनता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे पहले के टाइम में कि उस टाइम में जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उसे कम पानी चाहिए होता था। ठीक है, इरिगेशन कम चाहिए होता था, तो जो फार्मर्स है वो काउडंग मतलब गाय का जो गोबर होता है उससे और कुछ अदर नेचुरल मतलब कोई और खाद को फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ करते, मतलब वो लोग बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है, all these were readily available with the farmers who do not have to buy them। ठीक है, वो सब जो चीज़ थी वो उनके पास हर वक्त अवेलेबल रहती थी, जिसके वजह से उन्हें ये ख़रीदना नहीं पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? ठीक है, ये कब था? 1960s में था। ठीक है, अब इसने क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन जो फार्मिंग से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हुआ था, जो इंडियन फार्मर्स थे, ठीक है, दे यूजेस HV सीड्स। ठीक है, HV सीड्स का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। ठीक है, इंडियन फार्मर्स ने क्या किया कि चावल और जो राइस की कल्टीवेशन थी उसे और मतलब कि ज़्यादा ये जैसे देखिए ना, इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू
cultivation of wheat and seed using high yielding varieties of seeds। उन लोगों ने क्या किया कि गेहूँ मतलब जो wheat होता है और जो चावल होता है, इसके लिए उन लोगों ने HV सीड्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, compared to the traditional seeds, the HV seeds promised to produce much greater amount to the grain one in a single plant। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे अब फार्मर्स कहते हैं कि ट्रेडिशनल सीड्स से जो HV सीड्स थे वो ज़्यादा अमाउंट में, मतलब एक सिंगल प्लांट जो था वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा था एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। ठीक है, तो कम जब आएगा एग्जाम में, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर बिटवीन द ट्रेडिशनल सीड्स एंड द HV सीड्स, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि जो HV सीड्स है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे इन अ सिंगल प्लांट। ठीक है, एज द रिजल्ट द सेम पीस ऑफ प्लांट वुड नाउ प्रोड्यूस far much quantity of food grains than was possible earlier। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या हो जाता था कि एक ज़मीन पे जो क्या बोलते हैं, जो एक ज़मीन पे अनाज का जो फूड ग्रेन्स का जो क्वांटिटी था, अनाज की जो मात्रा थी वो बढ़ जाती थी एज़ कम्पेयर टू पहले से। ठीक है, HV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers। ठीक है, अब जो ये सीड्स थी, HV सीड्स थे, उससे ज़्यादा पानी की भी मात्रा उससे ज़्यादा चाहिए थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी उसे चाहिए था। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए था उसे क्या बोलते हैं, अच्छा मतलब बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, देखिए ये ऐसा मॉडर्न फार्मिंग में HV सीड्स आ जाएगा, फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर, ठीक है, ये सब आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स आ जाएगा, पेस्टिसाइड्स आ जाएगा, इरिगेशन के न्यू मेथड्स आ जाएंगे जैसे कैनल, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, डैम, ये सब आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप कर लेंगे खुद से। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे higher yield was possible only from a combination of HV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc। अब जो फ्रेंड्स, जो मतलब कि अनाज की ज़्यादा मात्रा तभी पॉसिबल हो सकती थी जबकि HV सीड्स, इरिगेशन के मेथड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन सबको एक मतलब इन सबके कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाए। ठीक है, जैसे ये नहीं कि इरिगेशन फिर कम कर रहे हैं या पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं तो फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे, तो इससे फिर प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, द फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन द इंडिया। ये एग्जांपल्स है कुछ स्टेट्स का दिया हुआ है कि पंजाब को बोला ही जाता है कि पंजाब में फार्मिंग जो है वो बहुत होती है। ठीक है, वहाँ की ज़मीन जो है वो सोना उगलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पंजाब में ज़्यादा फार्मिंग होता है, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ही वो पहले स्टेट्स हैं जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग के टेक्निक्स को यूज़ किया था। द फार्मर्स इन दीज रीजन्स सेट्स अप ट्यूब वेल्स फॉर इरीगेशन एंड मेड यूज़ ऑफ HV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द फार्मिंग। तो फ्रेंड्स, इस रीजन में क्या था, जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्यूबवेल्स को सेट किया इरिगेशन के लिए, और उन्होंने HV सीड्स को यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया। ठीक है, और उनमें जो कुछ थे वो सब, तो मतलब कुछ फार्मर्स उसमें से थे वो इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए कि वो लोग फार्म मशीनरीज भी लेके आ गए, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर। ठीक है, विच मेड द प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे कि आप खुद सोचिए कि मतलब कि एक आप हाथ से काम कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा आप मशीन से काम कर रहे हो, तो कौन जल्दी करेगा? ऑफ कोर्स मशीन करेगा। ठीक है, क्योंकि वो थकेगा नहीं, हम थक जाएंगे। तो इससे जो है, तो वही काम इसमें बोला जा रहा है कि जो ट्रैक्टर्स और थ्रेसर्स थे वो जल्दी काम कर दे रहे थे एज़ कम्पेयर टू जब हम इंसान कर रहे थे उससे। दे वर रिवॉर्डेड विथ हाई यील्ड, और अब इन्होंने इतनी मेहनत की तो इन्हें फल भी तो मिलेगा, तो इन्हें फल में बहुत अच्छा अनाज इनको मिलता था, मतलब इनका मेहनत का फल, मेहनत जो था वो रंग लाती थी।
In Palampur, the yield of in Palampur, the yield of the wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछले वीडियो में बोला था कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है. तो फ्रेंड्स, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर्स होता है. ठीक है, याद रखिएगा, 10,000 स्क्वायर मीटर्स होता है. ठीक है, तो पालमपुर में क्या था कि जब पर हेक्टेयर में जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ यूज़ किए जाते थे, मतलब जो गेहूँ मतलब कि वीट जो ग्रो किया जाता था, वो पर हेक्टेयर में 1300 में होता था. ठीक है, विथ HV सीड्स, ये ट्रेडिशनल सीड्स से होता था. ठीक है, पर जब हम HV सीड्स को HYV सीड्स को यूज़ करते थे, तो वो उस टाइम जो हमें वो मिलता था, वीट मिलता था, वो होता था अप टू 3200 kg. ठीक है, आप सोच सकते हो कितना हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amount of surplus wheat to sell there. फ्रेंड्स, हमने पहले ये जाना था कि जो वीट होता था, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब वीट ग्रो किए जाते थे तो फार्मर्स क्या करते थे कि ज़्यादा अमाउंट में जो वीट था, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो फूड ग्रेन था, वो अपने लिए रख लेते थे, और जो बच जाता था दे यूज्ड टू सेल इट इन शाहपुर और इन रायगंज. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता था, अब तो वीट जो था वो ग्रो ज़्यादा होने लगा था, तो वो लोग जो अपने लिए रखने के बाद जो उनके पास ज़्यादा अमाउंट में वीट बच जाता था, वो लोग अपना मार्केट में बेच के अच्छा खासा उससे कमाई अपना कर लेते थे. ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, एनुअल रिपोर्ट है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का. ठीक है, कि कैसे कैसे अब प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है. ठीक है, तो ये आप पर देख लीजिएगा एक बार. अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. ये देखिए फ्रेंड्स, विल द लैंड सस्टेन. अब इतना सारा काम ज़मीन पे हो रहा है, तो क्या ये ज़मीन जो है वो चलेगा, आई मीन सस्टेन करेगा? तो इस पैरा में पढ़ेंगे हम. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुली इन इट्स यूज़. तो फ्रेंड्स, जैसे कि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और एक नेचुरल रिसोर्स को बनने में, रीजनरेट होने में बहुत मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोल है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, तो जब बनने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं. ठीक है, तो जो लैंड है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें इसके जो यूजेस है उसे बहुत, मतलब हमें इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. Scientific reports indicates that the modern farming method have overrushed the natural resource base. अब देखिए फ्रेंड्स, हम केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं अपने ज़मीन पे. ठीक है, तो इससे जो ज़मीन है उस पर तो असर पड़ेगा ही. ठीक है, क्योंकि हम वी आर यूजिंग द केमिकल्स. मतलब वो सोचिए कि उस ज़मीन में हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जब हम पहले ही ग्रो करते थे तो कम होता था. मान लीजिए पहले ग्रो हम 1300 kg कर पाते थे, लेकिन हमने उस ज़मीन में ऐसा क्या क्या कर दिया, क्या क्या हमने एक्स्ट्रा ज़मीन पे ऐड किया कि वो जो ज़मीन है अब वो 3200 kg मतलब प्रोडक्ट हमें देने लगी. तो हमें सोचना होगा ना कि हमने क्या किया. तो हमने वहाँ पे केमिकल्स यूज़ किए, तब इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो ज़मीन में भी होंगे. ठीक है, उससे जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी. लैंड जो है उसके अंदर के जो मिनरल्स वगैरह सब बैक्टीरियाज होंगे वो सब मरने लगेंगे. ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे ये सब. In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to the increase of chemical fertilizers. देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर तो बहुत अच्छे से फार्मिंग किया, उसका अच्छा रिजल्ट पाया. अब देखिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो गए ज़मीन पे, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमें बहुत से प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़ा, जैसे कि सॉइल जो थी वो अपनी फर्टिलिटी कम करने लगी. ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल. अब हम जो ट्यूबवेल्स सेट कर रहे थे इरीगेशन के लिए, वो सब जो ट्यूबवेल्स के अंदर पानी कहाँ से आ रहा था, ग्राउंड वाटर से आ रहा था. तो इससे क्या हो रहा था कि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो नीचे चला गया. ठीक है फ्रेंड्स, environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years.
फ्रेंड्स ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, तो इन्हें वापस बनाने के लिए बहुत साल लग जाएंगे। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। We must take care of the environment to ensure future development of irrigation. हमें जो environment है उसका अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में एग्रीकल्चर का अच्छा से, मतलब जब environment ही नहीं रहेगा, ज़मीन ही नहीं रहेगा, तो हम एग्रीकल्चर किस पे करेंगे? तो इसके लिए हमें तो अपने environment का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो वही इस लाइन का मतलब हुआ। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि विल द लैंड सस्टेन, तो क्या हमारी ज़मीन जो है वो बचेगी? तो वो बच सकती है जब हम उसका यूज़ जो है केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, और उस ज़मीन के ऊपर ओवर ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने ये विल द लैंड सस्टेन पढ़ लिया, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट जो है वो है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब हम पढ़ेंगे कि जो ज़मीन था वो पालमपुर के फार्मर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड how important land is for farming. Unfortunately, not all people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. In Palampur, about 1/3 of 455 families are landless. Example, 150 families, most of them are Dalits, having no lands for the cultivation. अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इतना तो पढ़ा, इतना चैप्टर हमने पढ़ा, तो हमें ये पता लग गया कि फार्मिंग के लिए कितना ज़रूरी है ज़मीन, ठीक है। ज़मीन के बिना फार्मिंग हो ही नहीं सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा कि जो ये गांव है जो फार्मिंग में एंगेज्ड है, वो इस गांव में सबके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। जैसे गांव के अगर जो टोटल 450 फैमिलीज़ का है, तो इस फैमिली से 1/3 मतलब 150 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि दलित्स हैं, ठीक है, मीन्स लोअर कास्ट है, और उनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। Of the remaining families who have land, 240 families cultivates on the small plots of land less than 2 hectares in size, ठीक है फ्रेंड्स। 1 hectare is equal to 10,000 square meters. It's mean that 2 hectare is equal to 20,000 square meters. तो फ्रेंड्स इस गांव में सबके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन जिसके पास ज़मीन है, जो 240 परिवार हैं जिनके पास ज़मीन है पर बहुत कम अमाउंट में है, बहुत छोटा प्लॉट है, ठीक है, मीन्स उन लोगों के पास 20,000 स्क्वायर मीटर से भी कम ज़मीन है। Cultivation of such plot does not bring adequate amount of adequate income to the farmers' families. तो इस जो इतना प्लॉट है जिस ज़मीन पे ये लोग कर रहे हैं, वो एडिक्वेट अमाउंट, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट नहीं एक प्रॉपर इनकम नहीं दे सकती इस परिवार को, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं क्या है एग्जांपल। इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विथ 2.25 hectare of largely unirrigated land. With the help of his 3 sons, Govind cultivated the land. Though they did not live very comfortably, the family managed to feed itself with little bit of extra income from one buffalo that the family possessed. Some years after Govind's death, his land was divided among his 3 sons. Each now have a plot of land that is only 0.75 hectares in size. Even very improved irrigation and the modern farming techniques, Govind's sons are not able to make living from their land. They have to work for additional during पार्ट ऑफ ईयर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक गोविंद नाम का आदमी था, फार्मर था। कब की बात है? 1960 में। तो एक गोविंद नाम का फार्मर था, ठीक है, जिसके 3 बेटे थे।
उस गोविंद नाम के आदमी के पास 2.25 हेक्टेयर्स की ज़मीन थी जो कि अनइरिगेटेड थी, इरिगेटेड नहीं की गई थी। उस आदमी ने क्या किया कि अपने तीनों बेटों की मदद से उस ज़मीन को कल्टीवेट किया, ठीक है। लेकिन वो लोग उतने कल्टीवेशन पे नहीं जी पा रहे थे, ठीक है। और मतलब कि उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सोर्स करना पड़ा जिससे कि वो अपना लाइफ चला सके। तो उन लोगों के पास एक बफलो था जिससे वो लोग उस बफलो का जो दूध एक्सट्रैक्ट करके, दूध निकाल के उसे बेचा करते थे, ठीक है। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि जो गोविंद था वो मर गया, ठीक है। उसके पास जो ज़मीन थी 2.25 हेक्टेयर्स का, वो उसके तीनों बेटों में डिवाइड हो गया। हर एक बेटे को 0.75 हेक्टेयर्स मिला, ठीक है। उस टाइम पे इम्प्रूव्ड इरिगेशन का, उससे मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स होने के बावजूद भी गोविंद के जो बेटे थे तीनों, वो उस ज़मीन पे अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्हें अपने साल में एक अच्छी खासी, मतलब उनको एडिशनल काम करना पड़ रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्क्रैटर्ड अराउंड द विलेज in the picture. These were cultivated by small farmers. On the other hand, more than half area of the village is covered by the plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of lands. A few of the large farmers have large extending over 10 hectares or more over. तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस गांव में हमने ये पढ़ा कि एक परिवार है जो दलित है, उनके पास ज़मीन ही नहीं है। एक परिवार जो छोटे है तो उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है। कुछ मीडियम फार्मर्स है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, और कुछ इतने भी अमीर उस गांव में है जो 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा उनके पास ज़मीन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ये मतलब हुआ। तो ये बोल रहे हैं इस पिक्चर में, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, ठीक है। कोई लोग हैं जो ये ज़मीनों में खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई है जो ये पूरे, मतलब ऐसे बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बताया गया कि कैसे खेती बाड़ी हो रही है। अब चलते हैं 5th पे। 5th टॉपिक जो है वो है हू विल प्रोवाइड लेबर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए लोग कहाँ से आएंगे, लेबर्स कहाँ से आएंगे, कौन देगा लेबर्स, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट मोर नेसेसरी। हमने जल्दी फ्रेंड्स फैक्टर्स को याद करिए, ठीक है। फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था प्रोडक्शन के फैक्टर्स में? फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज लेबर, थर्ड इज द फिजिकल कैपिटल, ठीक है, और फोर्थ वन द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो अब सेकेंड जो है ज़मीन के बाद वो लेबर आता है, ठीक है। फार्मिंग क्वाइट अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। जो फार्मिंग है वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। अ स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड। जो छोटे फार्मर्स थे वो तो अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी फार्मिंग कर लेते थे। थस दे प्रोवाइड्स द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्फ। और वो लोग खुद ही लेबर बन जाते थे, ठीक है। मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर लैंड। जो अमीर लोग थे या जो मिडल थे, जो मीडियम फैमिलीज थी जिनके पास थोड़ा पैसा था, वो लोग क्या कर रहे थे कि खुद नहीं खेती बाड़ी कर रहे थे, वो लोग को हायर कर ले रहे थे, फार्म लेबर्स को हायर कर ले रहे थे अपने ज़मीन पे काम करने के लिए, क्योंकि दे वर हैविंग मनी, ठीक है, उनके पास पैसे थे, इसलिए वो लोग कर ले। लेकिन गरीब जो थे उनके पास, जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास नहीं था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी गांव के 2 गरीब लोग हैं, गरीब विलेजर्स हैं, जिनका नाम है डाला एंड रामकली, ठीक है। तो अब देखिए क्या बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है डाला और ये है रामकली। तो देखिए डाला क्या बोलता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। डाला बोलता है कि इस समय हमें काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। बस जो लार्ज फार्मर्स है वही है जो कि हमें हायर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत कम लिमिटेड दिनों के लिए। तो देखिए ये क्या बोलती है, क्या नाम है इसका, रामकली बोलती है, घनश्याम, the large farmers have just brought a harvester, so we are going to get even
लेस वर्क ड्यूरिंग। तो फ्रेंड्स जो डाला है, जो रामकली है, वो बोलती है कि अब तो हमें और कम काम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये अमीर फार्मर, जो लार्ज फार्मर्स है, वो लोग तो हार्वेस्टर लेके आ गए, ठीक है। द लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 मंथ इन अ होल ईयर। तो रामकली बोलते हैं कि पिछले साल तो मैंने 5 महीने से भी कम काम किया था, ठीक है। तो जो डाला है वो बोलता है, we have tractors for plugging, harvester for harvesting, the threshers for threshing, even for removing weeds. Some farmers spray weedicides. weedicides होता है जो स्प्रे यूज़ किया जाता है वीड्स को ख़त्म करने के लिए, फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स, उसे weedicides बोलते हैं। पेस्ट को रिमूव करने के लिए जो यूज़ होता है उसे पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो डाला है वो बोलता है कि इन लोगों के पास तो ट्रैक्टर्स हो गए प्लगिंग करने के लिए, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर्स हो गए, हार्वेस्टर हो गए कटाई करने के लिए, थ्रेशर्स हो गए उसे थ्रेश करने के लिए, इनके पास तो स्प्रे आ गए, इस वीडीसाइड्स आ गए वीड्स तक को रिमूव करने के लिए। तो रामकली बोलती है, दिस ईयर आई हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। तो रामकली बोलती है इस बार कि इस साल तो मुझे काम के लिए जो ईंटें बनाने वाली जो यूनिट्स होती है, मतलब फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे जाना पड़ेगा रायगंज में, ठीक है। तो डाला बोलता है, आई ओन द लोकल मनी लेंडर for rupees 2000 I had taken last year. I have taken rupees 1000 last summer when no work was available in the field. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. तो फ्रेंड्स जो डाला है वो बोलता है पिछले मतलब मैंने तो 2000 रुपये एक लोकल मनी लेंडर से ले लिया है। पिछले साल भी मैंने गर्मियों में मैंने 1000 रुपया लिया था। अब मैं वापस इसे कैसे चुकाऊंगा? मैं तो हार्डली 2 स्क्वायर मील्स अर्न ही करता हूँ, ठीक है। तो जो रामकली है वो बोलती है, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास डेब्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। रामकली का तो इससे भी और हाल बुरा ख़राब है, इसे तो मनी लेंडर्स ने पैसे देने से ही मना कर दिया क्योंकि इस पे पहले से ही बहुत लोन है, ठीक है। To crops grow on land, instead they pay wages by farmers to whom they work. Wages can be in cash or the kind of crops. Friends, अब जो मतलब कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा, सॉरी वेयर वर वी, PDF में ये प्रॉब्लम होता है, लग जाएगा उंगली से। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हु ओन क्रॉप्स, अच्छा हाँ, क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे तो जो वेजेस है वो भी फार्मर जो है वो वर्क करते हैं। वेजेस, अब जो वेजेस उन्हें मिलता था वो कैश भी हो सकता था और क्रॉप्स भी हो सकता था, ठीक है। समटाइम जो लेबरर्स है उन्हें मील्स दे दिया जाता था, ठीक है, खाना दे दिया जाता था एज wages varies widely from region to region, from crop to crop, from one farmer activities to another, like sowing and harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेजेस जो है वो बहुत डिफरेंट भी होते थे जगह से जगह। जैसे कुछ जगह में पैसे दिए जाए तो कुछ जगह में खाना दिया जा रहा है। ऐसे अब कोई खेत मतलब कि कोई कुछ क्रॉप मतलब कोई जगह कोई धान दिया जा रहा है तो कुछ जगह बाजरा दिया जा रहा है। ऐसे मान लीजिए कि कुछ जगह मतलब कि फार्मर्स पे भी डिपेंड करता था कि एक फार्मर को अलग, दूसरे फार्मर को अलग, उनके एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता था। जैसे जो बीज बोता था उसे अलग मिलता था, जो उसे हार्वेस्ट करता था उसे अलग मिलता था। उनके जो एम्प्लॉयमेंट का जो काम करने का टाइम पीरियड था वो भी बहुत अलग अलग था। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस or for one particular farm activities like harvesting or for the whole week. अब जो फार्मर्स होते थे उनकी जो एम्प्लॉय मतलब जो उन काम करते थे वो डेली बेसिस पे थे वो लोग, या कुछ पर्टिकुलर फार्म में ऐसे थे कि वो लोग जैसे कुछ फार्म एक्टिविटीज़ को करने के लिए वो लोगों को रख लिया जाता था, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अभी ये कितना बड़ा है, यहाँ तक है, ठीक है। Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for the work. The minimum wage for farm laborers set by the government is rupees 300 per day. March 2000, but Dala get only 160. 160, ठीक है। There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for low wages. Dala complained about this situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा डाला के बारे में बताया गया है कि डाला जो है वो एक बहुत गरीब आदमी है, जो कि एक लैंडलेस फार्म लेबर है, ठीक है, जो दूसरे के ज़मीन पे काम करता है। ये अपने मतलब कि ये जैसे कि ये डेली वेजेस इसको मिलता था, तो इसे कोई और भी काम के लिए देखना पड़ता था, ठीक है। जो गवर्नमेंट द्वारा एक सेट की गई मिनिमम वेज थी, जो मिनिमम पैसे सेट किए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, वो 3,000 रुपया था 300 रुपये था प्रतिदिन का, ठीक है। पर जो डाला था उसे 160 रुपये ही दिया जा रहा था, वो 160 रुपये पे ही काम कर ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, क्योंकि मॉडर्न चीज़ें आ गई थी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आ गए थे, इसलिए अब उनको ज़मीन मतलब एक जगह बोला जा रहा है कि तुम काम करोगे, तो पूछा जा रहा है कि क्या तुम काम करोगे, तो हाँ, तो बोला जा रहा है कि उन्हें कम वेजेस भी दिया जाता था, ठीक है। हैवी कंपटीशन था वहाँ पे काम के लिए, तो जो लोग थे वो कम वेज पे ही तैयार हो जाते थे। तो इस बात पे डाला और रामकली ने एक दूसरे से बात की, इस बारे में चर्चा की, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था वो था, और ये दोनों ही गांव के सबसे गरीब लोग थे। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा अब नहीं रहता है, पर तो तभी है, तो हम थर्ड वीडियो में से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्रेंड्स बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे सेकंड वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। बाय फ्रेंड्स।